एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। साथियों, हम आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का दृष्टि पब्लिकेशन से साइंस का एमसीक्यूज करा रहे थे। इसी सीरीज में आज ये वीडियो तीसरा या चौथा वीडियो होने वाला है, जिसमें कि लास्ट जो 4 चैप्टर थे हमने आपको करा दिए थे। आज जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 9 का एनसीईआरटी साइंस का, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। आपको पता है ये जो हम सीरीज करा रहे हैं वो, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस दृष्टि पब्लिकेशन से हम ये एमसीक्यूज करा रहे हैं, जो कि सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन अमीबा, दूसरा कवक, तीसरा बैक्टीरिया और पैरामीशियम। इसमें पूछ रहा है कि बहुकोशिकीय जीव कौन सा है। ठीक है, तो अगर के देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में कवक जो होता है ये बहुकोशिकीय जीव होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होता है। बाकी जो अमीबा है, बैक्टीरिया है और पैरामीशियम है, ये जो है एक कोशिकीय जीव है। कौन सा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कि आपको मिलान करना है। पहला है कोशिका के खोज। तो कोशिका का जो खोज किए थे ना, वो रॉबर्ट हुक जी ने किए थे। ठीक है, उसके बाद है कि सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का खोज किसने किया था? तो ये जो किया था लिवेन हॉक के द्वारा किया था। केंद्रक की खोज किसने किया था? तो केंद्रक का जो खोज किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। और ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज जो किए थे वो मैकिलो गॉल्जी ने किए थे। कैमिलो गॉल्जी के द्वारा यहाँ पे किया गया था। तो अगर के ऑप्शन बी में देखिएगा तो ऑप्शन बी ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। आप लोग याद रखिएगा, ल्यूवेन हॉक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। और ल्यूवेन हॉक ने ही बैक्टीरिया का खोज की थी। इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, ल्यूवेन हॉक जी को। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका केंद्रक का पता लगाया था। इस सवाल पूछा जा चुका है कि कब पता लगाया था, तो याद रखिएगा 1831 ईस्वी में ये पता लगाए थे। ठीक है, और जो ब्लैक रिएक्शन का पता जो लगाया था और गोल्जीकाय का जिन्होंने खोज किया था, वो दोनों ही कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसी खोज के लिए इनको 1906 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप लोग याद रखिएगा। तीसरा सवाल है कि कोशिका के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेई पुरुकिंजे ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ यानी जीव द्रव्य का नाम दिया और स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत का विकसित किया। तो करके देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दोनों कथन ये सही दिया गया है। ठीक है, जेई पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ यानी जीव द्रव्य का नाम दिया। लेकिन अगर कि आपसे ये पूछ दे कि जीव द्रव्य का खोज किसने किया था, तो वो डुजार्डिन ने यहाँ पे खोज किया था। याद रखिएगा, दो वैज्ञानिक हुए, एक स्लाइडेन तथा दूसरा तो था टी सवान को कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं, जो जीवन की मूलभूत इकाई हैं। विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और उन्हें बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन तथा स्वान ने। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि किन्होंने ये दिया, यही दोनों सवाल हमेशा आपसे पूछा जाता है। तो आप लोग बस स्लाइडेन और स्वान का नाम याद रखिएगा। अगला सवाल है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, लिपिड, या यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड दोनों से। तो ये जो होते हैं प्लाज्मा झिल्ली, वो प्रोटीन से भी निर्मित होते हैं और लिपिड से भी निर्मित होते हैं। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, अगर कि आपको एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक पढ़ने में मुश्किल होती है और आप एक ऐसा बुक या ई बुक का खोज कर रहे हैं
जिसमें सारा चीज़ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक जगह दिया रहे। तो हम आपके लिए कंप्लीट एनसीईआरटी साइंस का ई बुक लॉन्च कर दिए हैं। इसमें अगर देखिएगा तो संपूर्ण किताब का ये निचोड़ है। चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज बुलेट पॉइंट्स रहेंगे। सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पे ये उपयोगी होगा। और डिट्टो सोम जो आपका यहाँ पे एनसीईआरटी में चीज़ें दी गई हैं वही चीज़ इसमें हम इंक्लूड किए हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको पुस्तक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। जिनको भी ये यू बुक चाहिए होगा, नीचे दिए गए एसएच क्लासेस के एप्लीकेशन से जाकर इसको आप परचेज कर सकते हैं। कंप्लीट 6 से 10 तक एक ई बुक में सारा का सारा चैप्टर यहाँ पे इंक्लूड होगा। अगर कि आप यहाँ पे देखिएगा तो यह इंडेक्स भी बनाया गया है क्लास 6 का, क्लास 7 का, क्लास 8 का, क्लास 9th का और क्लास 10th का सारा ही चैप्टर इसमें हम ऐड कर दिए हैं। ठीक है, जिनको चाहिए होगा ले लीजिएगा वहाँ से। पांचवा सवाल है कि कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि वर्णनात्मक पारगम्य होती है। कोशिका में जल और गैसों का आवागमन विसरण और प्राशरण के माध्यम से होता है। प्राशरण द्वारा जल ग्रहण की प्रक्रिया जीवित एवं मृत दोनों कोशिकाओं में संपन्न होती है। नहीं, ये जो बोला गया है प्राशरण द्वारा जल ग्रहण की प्रक्रिया केवल और केवल जीवित कोशिका में होती है, इस मृत कोशिका में नहीं होती है। यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन केवल सही होगा, यानी कि पहला हमारा आंसर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, आई होप कि इतना समझ गए होंगे। अगला सवाल है कि पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति सेल वॉल निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है। ठीक है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज है और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और सेल्यूलोज दोनों है। तो ये जो निर्मित होती है आप लोग याद रखिएगा, वो निर्मित होती है सेल्यूलोज से। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का ये राइट उत्तर हो जाएगा। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं, ये भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एक सवाल की तरफ चलते हैं, 7वां नंबर सवाल कि एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पादप पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी है कि यह किसी कोशिका द्वारा अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी है यह पादप कोशिकाओं में होने वाला एक रोग है। और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ये राइट आंसर होगा कि यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की ये प्रक्रिया है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। इसका लचीलापन किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थों को ग्रहण करने में सहायता करता है और यही प्रक्रिया जो होती है इंडोसाइटोसिस कहलाती है। अमीबा जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अमीबा अमीबा अपना भोजन किस तरीका से करता है, किस विधि से करता है, तो एंडोसाइटोसिस विधि से करता है, इसी प्रक्रिया से करता है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ये कोशिका केंद्रक में उपस्थित होते हैं, ये डीएनए तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं, ये आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम में केंद्रक होता है, आप लोग याद रखिएगा। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं जो कि माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन दोनों के बने होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। डीएनए क्रोमेटिक पदार्थ के रूप में विद्यमान होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 9वां नंबर सवाल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर के संदर्भ में बताना है कि सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी जबकि यूकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी होती है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक क्रोमोसोम होता है। तो ऑप्शन दो जो यहाँ पे स्टेटमेंट दूसरा दिया है और स्टेटमेंट तीसरा जो दिया गया है ये दोनों सही स्टेटमेंट है, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है ना ये गलत स्टेटमेंट दिया गया है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा केवल एक और दो यहाँ पे सही होगा, एक और दो नहीं,
यहाँ पे 2 और 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे ये आपका सही होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए, प्रयोग प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो आकार होता है ना, ये छोटा होता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिका का जो आकार होता है यहाँ पे ये बड़ा होता है। ये उल्टा दिया हुआ था। अगर कि हम यहाँ पे देखना चाहें कि कुछ ये दोनों का अंतर क्या है, तो देख लीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार छोटा होता है, यूकैरियोटिक का बड़ा होता है। प्रीकैरियोटिक में अस्पष्ट केंद्रक होते हैं, यूकैरियोटिक में स्पष्ट केंद्रक होते हैं। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होते हैं, जबकि केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक में होते हैं। क्रोमोसोम एक होता है और इसमें क्रोमोसोम एक से अधिक होता है। अब इसका कोशिका अंगक नहीं होते हैं और इसका कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल 9वां नंबर सवाल है। अंतःद्रवी जालिका जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जाता है, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड राजधानी, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका के अंगक है? तो याद रखिएगा ये जो सभी जो चीज़ें हैं, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिया गया है, इनमें से सभी, ये सभी जो है यहाँ पे कोशिका के अंगक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर सवाल है। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है? राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी का है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की साइट है, अर्थात इसे प्रोटीन का संश्लेषण होता है इसी पे, यहाँ पे राइबोसोम में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो ईआर होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसे आरईआर बोलते हैं, और दूसरा होता है एसईआर जिसको स्मूथ इंडोप्लास्टिक रेटिक्यूलम बोलते हैं। इसके बारे में आपको बताना है। पहला है ऑप्शन, ये कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। और दूसरा है कि कशेरुकी जंतुओं के यकृत की कोशिकाओं में एसीआर विष तथा दवा के डिटॉक्सिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी अगर देखिएगा तो दोनों ही जो बोला गया स्टेटमेंट, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो इंडोप्लास्टिक रेटिकुलम है उसको दो प्रकार के होता है। एक होता है आरईआर और एक होता है एसईआर। ठीक है, तो आरईआर खुरदरी दिखाई देती है क्योंकि इस पर जो होते हैं राइबोसोम लगे होते हैं। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब एसीआर जो होता है वसा तथा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। और फिर एक और महत्वपूर्ण है कि सेरिको जंतुओं में एसीआर जो होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो जो होता है ना पॉइजन और मेडिसिन के निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन करती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 13 नंबर 13 नंबर सवाल है कि लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो जो लाइसोसोम बनने में यहाँ पे उत्तरदायी है वो है गोल्जी उपकरण। ऑप्शन बी में अगर देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गोल्जी उपकरण एक कोशिका अंगक है जिसमें अंतर्द्रवी जालिका में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं और कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर होती है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर सवाल कि लाइसोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। क्या है? यह कोशिका का अपशिष्ट मिटाने वाला तंत्र है, यह बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम है और इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी का राइट उत्तर है। ठीक है, लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, याद रखिएगा। यह बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भाग को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। सभी कार्बनिक पदार्थों को
तोड़ सकने की इसमें क्षमता होती है। और लाइसोसोम को यहाँ पे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 15 नंबर सवाल देखिएगा, पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह कोशिका का बिजली घर है, इसमें दोहरी झिल्ली होती है, इसमें अपने डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों चारों ऑप्शन यहाँ पे स्टेटमेंट ये सही होगा। ये देखिए सवाल पूछा जा चुका है, ये सवाल कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है किस रूप में अपना ऊर्जा को संरक्षित करता है, तो एटीपी के रूप में करता है, याद रखिएगा। ठीक है, एटीपी कोशिका की ऊर्जा होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें अपना उसका डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। बार बार ये सवाल पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर, प्लास्टिड के बारे में आपसे यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और यूकोप्लास्ट। ठीक है, प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड में अपना राइबोसोम होता है परंतु डीएनए अनुपस्थित होता है। बताना ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अगर पहला स्टेटमेंट देखिएगा वही केवल सही है कि प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में यहाँ पे स्थित होती है, जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित होते हैं। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो पदार्थों में प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले तथा नारंगी रंग के वर्णक भी पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप के एक अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल, प्रोटीन ये सारा चीज़ संचित रहता है। ठीक है, प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे दिया गया है ना, राइबोसोम होता है और डीएनए नहीं होता है, तो डीएनए भी यहाँ पे होता है, याद रखिए। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं और इस चैप्टर का ये लास्ट सवाल है। क्या दिया गया कि रसधानी वैक्यूल्स जो होते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। जंतु कोशिकाओं में ये छोटी होती है, पादप कोशिकाओं में ये बड़ी होती है। ये केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है। और अगला है कि ये एक कोशिकीय जीवों में उपस्थित होती नहीं। केवल केवल यहाँ पे देखिएगा पहला ऑप्शन जो दिया गया है ये सही दिया गया है, क्योंकि ये जंतु कोशिका में छोटी होती है और पादप कोशिका में यहाँ पे बहुत बड़ी होती है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं। कौन सा, पहला वाला जो यहाँ पे है। ठीक है, जो कोशिका द्रव्य पादप में होता है, रसधानी जो में पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है एमिनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन जैसे पादपों के लिए आवश्यक पदार्थ स्थित होते हैं, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। एक कोशिकीय जीवों में अमीबा की खाद्य रसदानी में इसके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। और कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट राजधानियों के अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो यहाँ पे दिया गया था कि केवल एक कोशिकीय जीव में अनुपस्थित होते हैं, तो नहीं, यहाँ पे एक कोशिकीय जीव में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5 वो कंप्लीट होता है। चैप्टर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका। और नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है टिश्यूज उत्तक के बारे में हम पढ़ेंगे। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। अगर कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में भी जरूर कीजिएगा, तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय।